एक ऐसा आदमी जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ फोटोज में दिखता था। एक ऐसा इंसान जो बिलियनर्स, रॉयल्टीज और प्रेसिडेंट्स के तक सर्कल में था, जिसके प्राइवेट जेट्स में बैठकर प्रेसिडेंट तक खुद उसके प्राइवेट आइलैंड पे पार्टी करने आते थे। एक ऐसा आदमी जिसके पास इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी कि अगर वो बाहर आ जाती तो दुनिया भर के सारे पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स कर जाते। जिसके ऊपर ये तक एलिगेशंस थे कि बिटकॉइन भी इसी इंसान ने शुरू किया था। लेकिन फिर वही आदमी एक दिन न्यूयॉर्क की जेल में डेड मिलता है। रीजन? सुसाइड। लेकिन क्या ये सही में सुसाइड था या फिर कुछ पावरफुल लोगों ने अपना नाम बचाने के लिए उसे मरवा दिया था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए 20 जनवरी 1953 को ब्रुकलिन में जेफरी एप्स्टीन का बर्थ होता है और उसकी फैमिली एक जूइश फैमिली थी। और जेफरी ने अपनी स्कूलिंग मार्क ट्वेन जूनियर हाई स्कूल से करी थी और वो पार्ट टाइम अपने क्लासमेट्स को पढ़ा के पैसे भी कमाया करता था। जितने भी लोग जेफरी को जानते थे उन सबके अकॉर्डिंग वो बहुत ही स्मार्ट और एक जनरस लड़का था। फिर 1971 में वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से मैथमेटिकल फिजियोलॉजी करता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जेफरी बिना डिग्री लिए ही कॉलेज छोड़ देता है। लेकिन फिर 21 साल की उम्र में जेफरी एक फिजिक्स और मैथ्स की टीचर की जॉब करने लगता है और उसी कॉलेज में जेफरी की मुलाकात होती है एलन ग्रीनबर्ग से, जो कि एक बेयर स्टर्न्स कंपनी का सीईओ था। जिसके बाद 1976 में जेफरी को उसकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है और एलन ग्रीनबर्ग उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर कर देता है। और 1976 में ही जेफरी बेयर स्टर्न्स को एज अ लो लेवल जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे ज्वाइन कर लेता है। जिसके बाद वो बैंक के वेल्दी क्लाइंट्स जैसे कि एडगर ब्रॉन्फमैन को टैक्स अवॉइडेंस की स्ट्रेटेजी सिखाने लगता है। और 1980 आते आते जेफरी तो एक लिमिटेड पार्टनर तक बन जाता है। लेकिन फिर 1981 में जेफरी को अपनी जॉब रेगुलेशन डी के वायलेशन की वजह से छोड़नी पड़ती है और अगस्त 1981 में तो जेफरी ने खुद की ही फर्म खोल ली थी जिसका नाम था इंटरकॉन्टिनेंटल एसेट्स ग्रुप। लेकिन जेफरी अपने काम को एक हाई लेवल बाउंटी हंटर की तरह डिस्क्राइब करता था। लेकिन फिर मेन सवाल आता है कि जेफरी इतना पावरफुल कैसे बन गया कि उसकी रीच बिलियनर्स, प्रेसिडेंट्स और रॉयल्टीज तक पहुंच गई। तो अभी रुक जाइए, अभी वही समझते हैं। जेफरी ने तो अपनी एक कंपनी तक स्टेब्लिश कर ली थी जो कि एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्म थी जिसका नाम था जे एप्स्टीन एंड कंपनी। जेफरी का क्लेम था कि उनकी कंपनी सिर्फ उन्हीं क्लाइंट्स को मैनेज करती है जिनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से ऊपर होती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जेफरी अपने क्लाइंट्स के बारे में बहुत ज्यादा सीक्रेटिव रहता था, जिसकी वजह से पब्लिक को डाउट रहता था कि असल में जेफरी के क्लाइंट्स हैं कौन और आखिर जेफरी इतने पावरफुल लोगों को जानता कैसे है। पब्लिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक जेफरी का सबसे फेमस बिलियनर क्लाइंट था लेस्ली वेक्सनर, जो कि एल ब्रांड्स का सीईओ और मालिक था और इसी की कंपनी विक्टोरिया सीक्रेट जैसी फेमस ब्रांड्स को भी ओन करती थी। 1986 में जेफरी की मुलाकात वेक्सनर से पाम बीच में एक म्यूचुअल कॉन्टेक्ट्स के थ्रू होती है और कुछ ही समय में जेफरी ने वेक्सनर का ट्रस्ट भी जीत लिया। जिसके बाद जेफरी वेक्सनर का एक फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाता है। जेफरी और वेक्सनर में ट्रस्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था कि 1991 में वेक्सनर ने जेफरी को पावर ऑफ अटर्नी तक बना दिया था, जिसका मतलब था कि जेफरी और वेक्सनर के बिहाफ पे डिसीजंस ले सकता था, जैसे कि एम्प्लॉयज हायर करना, चेक साइन करना या फिर प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना। ये सभी काम अब जेफरी भी कर सकता था और इसी टाइम के दौरान जेफरी का इन्फ्लुएंस और लाइफस्टाइल ड्रामेटिकली इंक्रीज करता है। एक्सपर्ट्स का मानना था कि लेस्ली वेक्सनर के साथ रिलेशनशिप ही वही टर्निंग पॉइंट था जिसने एप्स्टीन को बिलियनर सर्कल में पहुंचा दिया था और धीरे धीरे एप्स्टीन की लिस्ट में पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज और रॉयल फैमिली के मेंबर्स तक शामिल होने लगे। लेकिन एप्स्टीन की ग्रोइंग पावर के पीछे जो डार्क रियलिटी छिपी हुई थी वो कुछ ही सालों में दुनिया के सामने आने वाली थी। एक ऐसी रियलिटी जो सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं थी बल्कि पावर, पैसे और इन्फ्लुएंस के एक डेंजरस नेटवर्क को एक्सपोज करने वाली थी। 2005 में फ्लोरिडा के पाम बीच में एक इंसिडेंट होता है जिसने सब कुछ बदल दिया। एक 14 साल की लड़की के पेरेंट्स ने एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करी कि उनकी बेटी को एप्स्टीन के मेंशन पे बुलाया गया जहां पे उसके साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर किया गया। और इस कंप्लेंट के बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी पुलिस को पता चला कि ये कहानी सिर्फ एक ही इंसिडेंट की नहीं है। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक विक्टिम्स को दूसरी लड़कियों को भी रिक्रूट करने के लिए एनकरेज किया जाता था और इसी तरह ये एक नेटवर्क सा डेवलप हो गया था। आप ये फोटो देखिए, इस लड़की का नाम है नादिया मार्सिनको और ये जेफरी के प्राइवेट जेट जिसका नाम था लॉलिता एक्सप्रेस उसकी पायलट थी और यही जेफरी के विक्टिम्स को उसके प्राइवेट आइलैंड पे
लेके आती थी। और कमाल की बात तो ये थी कि ये खुद पास्ट में जेफरी की विक्टिम थी। जब इन्वेस्टिगेशन थोड़ी और डीपन हुई तब लॉ एनफोर्समेंट को पता चला कि जेफरी का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा फैला हुआ है। लेकिन फिर भी 2008 में एप्स्टीन ने प्रोसिक्यूटर के साथ एक कंट्रोवर्शियल प्ली डील एक्सेप्ट कर ली। इस डील के अंडर उसने कुछ चार्जेस को एक्सेप्ट किया और उसे जेल की सजा मिल गई। लेकिन इस केस का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट ये था कि एप्स्टीन को जेल होने के बाद भी स्पेशल वर्क रिलीज प्रिविलेजेस मिल रहे थे। इसका मतलब था कि वो दिन में बाहर जाकर काम कर सकता था और रात को वापस जेल आ जाता था। कई लोगों का मानना था कि जेफरी की वेल्थ और उसके पावरफुल नेटवर्क्स की वजह से शायद जस्टिस सिस्टम को भी इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। लेकिन एप्स्टीन की स्टोरी सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती है। अभी तो कुछ ऐसा भी होने वाला था जिसकी वजह से जेफरी और उसके सर्कल का राज सबके सामने आने वाला था।